नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। आज हम लोग पॉलिटी की तीसरी क्लास देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान में पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो चैप्टर चल रहा है और इसकी दो क्लासेस हो चुकी हैं। जिन साथी या जो साथी हमारे जो है पहली और दूसरी क्लास नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके दोनों क्लासेस देखें, उसके बाद तीसरी क्लास पे आए, क्योंकि ये क्लास जो है उसी का कंटिन्यू है। और ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले चैप्टर की ये लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग एक्ट पढ़ रहे थे और जो भारत शासन अधिनियम जितने हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग जो है भारत शासन अधिनियम 1909, जो हमारा भारत परिषद ने 1909 का एक्ट था, उसको हम देख चुके थे। आज हम उसके आगे की क्लास देखेंगे। और क्लास देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, ताकि आपको चैनल का या जो क्लास की अपडेट है वहाँ पे मिलती रहे। ये क्लास जो है यूपीपीएससी, जो हमारे यूपीपीएससी वनडे एग्जाम और ट्रिपल एससी रेलवे यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम होते हैं, जिसमें जीएस सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो अपने साथियों को भी ये शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1909 के बाद जो अगला अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके पहले हमने 1909 का भारत परिषद अधिनियम देखा था। ठीक है, तो चलिए भारत शासन अधिनियम जो 1919 है, जो 20 अगस्त 1917 को जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने ये कहा कि भारत में वैसे भी विरोध हो रहा था कि जो है हमें शासन की अनुमति दी जाए। भारतीयों का ये मानना था कि हम जो है अपना शासन जो है वो खुद चलाने के लिए सक्षम है। भारतीय चाहते थे कि वे जो है कोई बाहरी या कोई अंग्रेज वो भारत का शासन न चलाए, बल्कि जो भारतीय हैं वो खुद ही भारत का शासन चलाएं। और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से मांग की कि उन्हें जो है सत्ता का स्थानांतरण किया जाए, और जिसे हम कहते हैं स्वराज की मांग। तो इसीलिए इसी क्रम में जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने भारत शासन अधिनियम 1919 लाया, जिसके अंतर्गत उसका ये उनका ये कहना था कि ये जो अधिनियम होगा, ये भारत में जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना करेगी। किसकी स्थापना? उत्तरदायी सरकार की स्थापना। क्योंकि ब्रिटिश सरकार का मानना था कि भारतीय जो है वो अभी सरकार चलाने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए उन्हें क्रमिक रूप से धीरे धीरे सरकार चलाने के लिए अनुभव प्रदान किया जाएगा, अर्थात वो धीरे धीरे जो है वो सत्ता का स्थानांतरण करेंगे, जिससे जो है भारतीय जो है वो आसानी से भारत की शासन व्यवस्था को सही तरीके से चला सके। तो इसलिए इस ये शासन अधिनियम जो लाया गया 1919 में, इसे जो है मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मांग मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार। मांगटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 1909 का अधिनियम था, उसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो जो 1919 का अधिनियम है, इसे क्या कहते हैं? मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार। जो मांगटेयू थे, ये कौन थे? ये राज्य सचिव थे। मांगटेयू कौन से? राज्य सचिव। और जो चेम्सफोर्ड थे, उस समय ये गवर्नर जनरल थे, या हम कहें कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, नाम बदल दिया गया। अब क्या कहते हैं इसे? वाय सराय। यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, जो गवर्नर जनरल जीजी हैं और जो वायसराय हैं, इसमें क्या अंतर होता है ये हम लोग आगे की क्लास में, मतलब जब हमारी क्लास खत्म होगी तो हम वहाँ पे एक करके देखेंगे। कुछ शब्द हैं वहाँ पे हम देख लेंगे। तो मांगटेयू जो थे वो क्या कौन थे? राज्य सचिव थे। और जो चेम्सफोर्ड थे वो कौन थे? वाय सराय थे। ठीक, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार। तो क्योंकि सरकार का कहना था कि ये क्या है? ये एक सुधार है, ये कोई नियम नहीं है, ये क्या है? भारतीयों के लिए एक सुधार है। और इसकी अगर हम विशेषताएं देखें कि इस अधिनियम की कौन कौन सी विशेषताएं थी, तो सबसे पहला ये था कि जितने भी विषय थे, जो भी शासन के लिए विषय, विषय का मतलब है कि जिन विषयों पर कानून बनाया जाता था, सभी विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक हमारे जैसे कि वर्तमान में क्या है कि हमारे पास तीन विषय की सूचियां हैं। एक हमारी
संघ सूची है, एक हमारी राज्य सूची है और एक हमारी क्या है, समवर्ती सूची है। एक हमारी क्या है, समवर्ती। वर्तमान संविधान में क्या है, 3 सूचियां हैं। संघ सूची पे संघ विषय जो है नियम बनाती है, राज्य सूची पे राज्य नियम बनाती है और समवर्ती सूची पे दोनों नियम बनाते हैं। उसी तरीके से 1909 में क्या किया गया कि जितने भी विषय थे उनको 2 भागों में बांटा गया। एक हमारा हुआ केंद्रीय विषय, एक हमारा क्या हुआ, केंद्रीय विषय, जिस पर जो है केवल केंद्र नियम बनाती थी, और दूसरा हमारा था प्रांतीय विषय, जिस पर नियम बनाने का अधिकार किसको था, प्रांतों का था। इससे जो है धीरे धीरे जो है, जैसे कि हमने बताया कि क्या था, ये क्रमिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। तो इससे जो है जो भारतीय थे उनको शासन चलाने की थोड़ी सी छूट दी गई। जो प्रांत थे उसमें प्रांतों में जो है केंद्रीय नियंत्रण को क्या कर दिया गया, थोड़ा शिथिल कर दिया गया। हमने क्या बताया कि जितने भी विषय थे शासन चलाने के लिए, जो भी विषय थे, जैसे हमारे रेलवे हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ये सारे जो विषय हो गए, जेल हो गया, पुलिस हो गई, ये सारे विषय, इनको कितने भागों में बांटा गया, सब 2 भागों में। एक हमारा कौन सा था, केंद्रीय विषय, जिस पर नियम कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगी, और एक हमारा प्रांतीय विषय, जिस पर नियम कौन बनाएगा, प्रांत बनाएगा या राज्य बनाएगा। ठीक, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। प्रांतीय विषय क्या था कि इसको फिर से 2 भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषय जितने भी प्रांत, अब केंद्र में तो फिलहाल केंद्र का हाथ था, अर्थात जो शक्ति थी वो पूरी किसकी थी, केंद्र की थी। यहाँ केंद्र का मतलब क्या है, केंद्र का मतलब है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, कौन सी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसका नियंत्रण था। लेकिन प्रांतों में ब्रिटिश सरकार ने जो शासन है या जो शासन का संतुलन है वो कुछ तो किया, लेकिन फिर इसमें भी जो है ब्रिटिश सरकार ने 2 भाग बना दिए, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा। एक हमारा था हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, और दूसरा था आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय वे विषय जिसमें जो है गवर्नर का जो हस्तक्षेप था वो बहुत ही कम था, और जो आरक्षित विषय थे उसमें गवर्नर का जो हस्तक्षेप था वो अधिक था। अर्थात आरक्षित विषय हम अगर कहें तो इनडायरेक्ट रूप से उसे केंद्रीय विषय ही हम समझ सकते हैं कि उस पर जो अंतिम निर्णय था वो किसका होगा, वो गवर्नर का होगा। गवर्नर का मतलब है जो हमारा वायसराय था उसका होगा। ठीक है, तो हस्तांतरित विषय में कौन कौन से विषय थे, हस्तांतरित में जैसे हमारा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, शिक्षा जो विषय हो गए, अर्थात शिक्षा, जो स्थानीय स्वशासन था, स्थानीय स्वशासन। हस्तांतरित में वही विषय रखे गए जिससे ब्रिटिश सरकार को इतना पता था कि इससे जो है उन्हें बगावत नहीं झेलनी पड़ेगी, अर्थात कोई भी उनके विरोध में या नहीं आ सकेगा। तो वो विषय किसमें रखे गए, हस्तांतरित। जैसे कृषि, इसी के अतिरिक्त क्या हो गया, कृषि। इसके अतिरिक्त जो आरक्षित विषय थे उसमें जिसमें केंद्र जो है वो अपना नियंत्रण चाहती थी, जैसे पुलिस हो गया, पुलिस हो गया, न्याय प्रशासन हो गया, जेल हो गया, भूमि हो गए, ये सारे विषय किसमें रखे गए, ये सारे विषय आरक्षित में रखे गए। इसके अतिरिक्त जो हमारा वित्त हो गया, पैसे का जो भी नियम था वो किसके हाथ में था, केंद्र के हाथ में था, राजस्व संबंधी। तो ये सारे किसमें रखे गए, आरक्षित विषय के अंतर्गत रखे गए। तो प्रांतों में जो जितने भी विषय थे उसको 2 भागों में बांटा गया, एक हमारे हस्तांतरित और एक हमारे आरक्षित। जो हस्तांतरित विषय थे या जो स्थानांतरित विषय थे उस पर जो गवर्नर था, जो हमारा गवर्नर था, वो मंत्रियों की सहायता से शासन करता था। मंत्रियों अर्थात उस पर नियम कौन बनाते थे, मंत्री बनाते थे, और गवर्नर की सहायता अर्थात उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे। तो नियम जो हमारे हस्तांतरित विषय थे उसे कौन बनाता था, मंत्री बनाते थे, और किसकी सहमति से, गवर्नर की सहमति से। लेकिन जो आरक्षित विषय थे इस पर जो अंतिम निर्णय था वो किसका था, गवर्नर का था, और गवर्नर जो है वो अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से नियम बनाते। किसकी सहायता से, कार्यपालिका परिषद। अगर इसको हम ध्यान से समझें तो गवर्नर मंत्रियों और गवर्नर की कार्यपालिका, मंत्रियों का मतलब है जैसे कि आज का जो हमारे, अगर हम समझें आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे जो भारत सरकार है, भारत में अगर हम गवर्नर को समझें तो जो हमारा राष्ट्रपति है, फिलहाल राष्ट्रपति के सारे काम कौन देखता है, प्रधानमंत्री। तो हम इसको एज प्रधानमंत्री समझ लेते हैं। ठीक, तो प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल जो कि देश के सभी जरूरी मुद्दों पर जो भी नियम बनते हैं
या जो भी विधियां बनती हैं, जो भी कानून बनते हैं, उसका निर्णय किसका होता है? प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का होता है। प्रधानमंत्री किसकी सहायता से वो नियम बनाता है? मंत्रिमंडल, जिसमें कुछ गिने चुने लोग होते हैं। उसी तरीके से गवर्नर की जो कार्यपालिका परिषद थी, उसमें 6 सदस्य थे, और इन्हीं 6 सदस्यों की सहायता से गवर्नर जो है वो आरक्षित विषयों पर कानून बनाता था। और गवर्नर जो है इस नियम के लिए किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं था। अर्थात ये जो हमारा जो विधान परिषद है, उसमें भी गवर्नर इसके लिए कोई भी जवाबदेही उसकी नहीं थी। जबकि जो हस्तांतरित विषय थे, इस पर गवर्नर की जवाबदेही थी। इस पर मंत्री जो है वो भी जवाबदेह थे, और विधानसभा में इसके विरोध में होता था तो वो इसका जो है जवाब देना उनको पड़ता था। तो ये हमारा क्या था? ये हस्तांतरित विषय थे। ठीक है। ये जो हमारे प्रांतों में जो ये दो शासन चलाया गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय, ये जो दो विषय बनाए गए, इसको हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं द्वैध शासन। क्या कहते हैं इसे? द्वैध शासन। इसी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई। तो अगर पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन हमें कब देखने को मिलता है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। तो प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब ये है सीधा सीधा कि एक ही जो भी एक ही प्रशासन में जो शासन का अधिकार है वो दो भागों में बांट दिया जाए। सीधे सीधे जो शासन का अधिकार है उसको कितने भागों में बांट दिया जाए? दो भागों में बांट दिया जाए। जैसे यहाँ पे हम देखें तो जो प्रांतीय विषय थे उस पे जो शासन का अधिकार था वो दो विषयों दो भागों में बांटा गया। एक हमारा था हस्तांतरित, एक आरक्षित। हस्तांतरित पे जो है कुछ लोग शासन करते थे, कुछ लोग नियम बनाते थे, और आरक्षित पे जो है दूसरे लोग नियम बनाते थे। तो ये हमारा क्या हुआ? ये द्वैध शासन हो गया, अर्थात दो शासन चलता है। इसी तरीके से द्वैध शासन की व्यवस्था हमें पहले भी देखने को मिलती है, जब बंगाल में द्वैध शासन लगा था 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन लगा था जिसमें एक था दीवानी और एक था निजामत। दीवानी, जो दीवानी थी जिसमें जो है न्याय, राजस्व, ये सारे व्यवस्थाएं थी। राजस्व और न्याय, ये जो है ये किसके पास था? ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। जबकि जो निजामत वाला प्रशासन था, ये किसको दे दिया गया? ये दिया गया नवाब को। किसको दे दिया गया? नवाब को दे दिया गया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जब 1965 में द्वैध शासन लगाया, और ये कहाँ लगा था? ये बंगाल में लगा था। ये बंगाल का द्वैध शासन है। किसका? बंगाल का द्वैध शासन। तो इतिहास में हम लोग इसको भी पढ़ेंगे कि बंगाल में जब 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया, जिसमें राजस्व और दीवानी, दो चीजों में से दीवानी और राजस्व जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखती है। जबकि जो निजामत वाला प्रशासन है वो किसको दे दिया जाता है? वो नवाब को दे दिया जाता है। तो ये भी क्या है? हमारा द्वैध शासन। यहाँ पे भी जो प्रशासन है उसको कितने भागों में बांट दिया जाता है? दो भागों में बांट दिया जाता है। तो ये क्या है? हमारा द्वैध शासन की स्थिति है। ठीक है। तो इसी तरीके से 1919 के नियम में भी प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसमें प्रांतों में जो विषय थे उसको दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है। यहाँ पे और इसी अधिनियम के तहत जो है देश में पहली बार जो है द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था का क्या है मतलब है कि जैसे वर्तमान में हमारे केंद्र में क्या है? दो सदन है ना, एक हमारा है लोकसभा और एक हमारा है राज्यसभा। लोकसभा जिसको हम निम्न सदन बोलते हैं, दूसरा राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं। तो इस अधिनियम के तहत पहली बार देश में जो है द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ किया गया। और द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ पे? केंद्रों में, ना कि राज्यों में, प्रांत में नहीं। कहाँ पे? केंद्रों में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ किया गया। और इसमें जो सदस्य आएंगे वो किसके द्वारा आएंगे? वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आएंगे। उनका जो है निर्वाचन होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष ना होगा। कैसा होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इसके बाद अगला जो, जैसे कि हमने बताया कि जो गवर्नर की, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, जो वायसराय की कौन सी कार्यकारी परिषद, हमने बताया कार्यपालिका परिषद जो थी, कार्यकारी परिषद, उसमें कितने सदस्य थे? उसमें 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों में से जो 3 सदस्य होंगे वो कौन होंगे? वो भारतीय होंगे। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद होगी उसमें 6 सदस्यों में से 3 सदस्य कैसे होंगे? भारतीय होंगे। ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। इसके बाद सांप्रदायिकता का जो आधार है उसे और भी बढ़ा दिया गया। अब जो सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन था, जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन था, उसका और विस्तार कर दिया गया। और विस्तार करके जो हमारे सिख थे, जो ईसाई थे,
जो हमारे आंग्ल भारतीय मतलब जो कि अंग्रेजों के ऐसे फैमिली जो भारतीय थे, और जो हमारे यूरोपीय थे, इन लोगों के लिए भी जो है वो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। कौन सी निर्वाचन की व्यवस्था? पृथक निर्वाचन। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि 1919 में जो हमारा लॉर्ड मिंटो था, वो जो पृथक निर्वाचन की शुरुआत उसने की थी, और इसका विस्तार किसमें किया गया? सन 1919 के अधिनियम में, जिसमें सिख, ईसाई, जो आंग्ल भारतीय थे, जो यूरोपीय थे, उनके लिए भी जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी कानून में जो अन्य विशेषताएं हैं उसमें क्या है कि जो मताधिकार है, मताधिकार सीमित संख्या में लोगों को दिया गया, अर्थात सीमित संख्या में लोग जो है अपने मत का उपयोग कर सकते थे। इसी अधिनियम के तहत 1926 में जो सिविल सेवकों की भर्ती, जैसे कि हमने बताया कि 1919 में क्या किया गया? सिविल सेवकों की भर्ती, सिविल सेवकों की भर्ती 1919 में भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जैसा कि अभी हमारा एक लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, वैसे उस समय गठन कब किया गया उसका? जो हमारी यूपीएससी समय, उसका गठन कब किया गया? 1926 में, जो कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए था। इसे बोलते हैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और इसी अधिनियम के तहत जो हमारा केंद्र का बजट था, वो राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। राज्य के बजट से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। पहली बार जो है, पहले क्या होता था कि जो राज्य का बजट और केंद्र का बजट दोनों का साथ में प्रेस किया जाता था। अब दोनों के जो बजट है वो अलग कर दिए गए। अब केंद्र का बजट जो है वो केंद्र सरकार प्रस्तुत करेगी जो हमारी, और राज्य का बजट जो है, जो राज्य विधानसभाएं थे, जो राज्य विधान परिषद थे, वो अपना अलग से इसको पेश करेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा 1919 का अधिनियम बना, इसी अधिनियम में अंत में एक ये व्यवस्था की गई कि ये जो अधिनियम बना है, इसकी जांच के लिए कि ये अधिनियम हमारा सही है या इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, इसकी जांच के लिए या सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया गया, और कहा गया कि 10 वर्ष पश्चात वह आयोग जो है, ये जो हमारा अधिनियम बना है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करके उसमें सुधार हेतु जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। कब? 10 वर्ष बाद। लेकिन जो 10 वर्ष बीतने से 2 वर्ष पहले ही, अर्थात 1929 में आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन आयोग जो है वो 1927 में ही अपनी रिपोर्ट पेश करता है, नवंबर 1927। और ये रिपोर्ट जो पेश करते हैं वो थे हमारे साइमन। इसके लिए कौन सा आयोग बना था? साइमन आयोग। साइमन आयोग की अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग जो बनाया गया, साइमन आयोग, वे अपनी जो रिपोर्ट है 1929 की बजाय 2 साल पहले ही वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, 1927 में। इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। सातों सदस्यों का नाम तो जरूरी नहीं है फिलहाल, सातों सदस्यों का नाम जो है वो जरूरी नहीं है, लेकिन जो हम एक चीज याद रखेंगे कि इसमें एक सदस्य जो है सर जॉन साइमन के अलावा, जो हमारे ब्रिटेन के जो बाद में प्रधानमंत्री बने, वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, वो भी जो है इस आयोग के सदस्य थे। इसके अलावा 6 जो हमारे 5 सदस्य और थे। ठीक है। तो ये हमारा क्या था? साइमन आयोग। साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1927 में। रिपोर्ट कब पेश की? सन 1927 में। 1927 में इन्होंने जब रिपोर्ट पेश की तो भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। भारतीयों ने कहा कि चूंकि इस आयोग में जो सारे थे, जो सारे सदस्य थे, वो क्या थे? सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, अर्थात ब्रिटिश थे। इसलिए उन्होंने ये कहा कि इसमें जो भी सुधार होगा वो भारतीयों के अनुरूप नहीं होगा, इसलिए इसका बहुत विरोध किया गया और साइमन गो बैक के भी नारे लगे। इसके बाद इसी जो हमारा बना था, साइमन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, इस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930 में, 1931 में और 1932 में। और इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में, जो हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में जो डिस्कर्स निकला, जो संशोधन किए गए, जो भी सुधार हुए, वो हमारा अगले अधिनियम के रूप में सामने आता है, जिसे हम बोलते हैं भारत शासन
अधिनियम 1935, इसे क्या बोलते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1919। हमारे कौन से अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1919 की ये विशेषताएं थी। ठीक है, अब इसके बाद जब भारत परिषद अधिनियम जो 1935 बना, ये भारत में जो उत्तरदायी सरकार हुई, जो हमारा आजाद भारत के बाद जो संविधान बना, उसके लिए ये जो अधिनियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में 1935 के अधिनियम से बहुत सारी बातें जो है वो ग्रहण की गई हैं। तो हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ये अधिनियम बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो है हमारे संविधान के लिए मील का पत्थर साबित हुई, और इसी के आधार पे हमारे संविधान का जो है निर्माण किया गया। इसमें बहुत सी बातें जो है वो हमारे संविधान में हूबहू जो है वो ग्रहण कर ली गई। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, हमने बताया कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसका उद्देश्य क्या था? उसने ये बताया कि हमें जो है भारत में जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी है, और इस अधिनियम में जो 321 धाराएं थी, कुल कितनी धाराएं थी? 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो हमारा अधिनियम था ये बहुत ही लंबा चौड़ा अधिनियम था, जैसे कि हमारा संविधान है उसी तरीके से भारत शासन अधिनियम 1935 जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम में पहली बार जो है वो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय अखिल भारतीय संघ का मतलब क्या है? कि पूरे भारत को एक स्टेट के रूप में माना गया। कि इसके पहले क्या था कि भारत जो है, इसके पहले जो हमारा भारत है वो क्या था? वो प्रांतों के साथ साथ जो है उसमें अलग अलग राजा थे, और ये राजा जो है अपना अलग शासन चला रहा है। कुछ क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश सरकार के शासन में है, कुछ जो है वो राजाओं के शासन में है। तो इस तरीके से ये जो है बटे हुए थे, ये एक देश नहीं थे। लेकिन 1935 में ब्रिटिश सरकार ने जब इसे अखिल भारतीय संघ के रूप में क्या दी? मान्यता दे दी, और जिसमें ये माना गया कि जो राज्य और जो भी हमारे रियासतें थी, जैसे हमने बताया जो कि राजा के क्षेत्र थे, जहाँ पे राजाओं का शासन था, जो हमारे राज्य में जहाँ पे जो शासन प्रणाली थी, जहाँ पे विधानसभा थी, और जो हमारी रियासतें थी जहाँ पे राजाओं का शासन था, इन दोनों को जो है एक इकाई माना गया। इन दोनों को क्या माना गया? एक इकाई। इसका मतलब है कि अब जो पूरा भारत है वो एक देश के रूप में, अर्थात पूरे भारत जहाँ तक ब्रिटिश का शासन था और जहाँ पे जो राजा थे उसको पूरी एक इकाई माना गया, अर्थात वो पूरा का पूरा क्या है? एक देश होगा। और इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई, जैसा कि हम वर्तमान में भी देखते हैं। एक हमारी संघीय सूची, जैसा कि हमने बताया कि 1919 में कितने विषय थे? 2 विषय, एक केंद्रीय। 1919 में कितने विषय थे? 1919 में 2 विषय थे, एक हमारा सेंट्रल वाला था, एक हमारा स्टेट वाला था, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। 1935 में यहाँ पे 3 विषय कर दिए गए, एक हमारा संघीय विषय था, दूसरा हमारा कौन था? राज्य सूची थी, संघीय विषय या संघीय सूची, और तीसरी हमारी थी समवर्ती सूची। तो 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई, अर्थात 3 प्रकार के जो विषय थे, जितने भी विषय थे भारत शासन के लिए, उनको 3 विषयों में बांट दिया गया। एक हमारा संघीय सूची में, दूसरा हमारा राज्य सूची में, और तीसरी हमारी समवर्ती सूची में। संघ सूची में कुल 59 विषय रखे गए, राज्य सूची में हमारे 54 विषय रखे गए, और जबकि समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय रखे गए। संघ सूची का मतलब है कि इस पर जो नियम बनाएगी वो कौन बनाएगी? इस पर नियम जो है वो केंद्र सरकार बनाएगी, अर्थात जो ब्रिटिश सरकार। और जो राज्य सूची का विषय होगा, इसमें जो नियम बनाएगी वो राज्य सरकार, अर्थात जो हमारे विधानसभा या विधान परिषद है वो बनाएगी। और जो हमारी समवर्ती सूची है, इस पर दोनों नियम बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। और इसके बाद जो हमारी बची हुई शक्तियां थी, या बचे हुए जो भी विषय थे, जिसे हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, वो किसको दे दी गई? वो वायसराय को दे दी गई, या हम कहेंगे इनडायरेक्ट रूप से किसको दे दी गई? वो ब्रिटिश सरकार को दे दी गई। ठीक है, तो ये हमारा भारत शासन अधिनियम में पहली बार जो है पूरे भारत को अखिल भारतीय संघ के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन ये जो नियम है, या हम कहें कि ये जो व्यवस्था है, जो हमारी संघीय व्यवस्था है जिसे ब्रिटिश सरकार ने लाया था, तो ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? क्योंकि जो रियासत थे, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने
इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि भाई उन्हें अपना राज्य, वो उनका जो अपने राज्य में दबदबा था, वो इसे नहीं खोना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते, हम अपना अलग अलग ही राज्य चलाना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके कारण से ये व्यवस्था जो है वो समाप्त हो गई। इसी अधिनियम के तहत जो दूसरी व्यवस्था की गई वो था कि जो प्रांतों में द्वैत शासन था, हमने जैसे कि बताया 1919 में जो प्रांतों में द्वैत व्यवस्था या द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी, वो क्या कर दिया गया, वो समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था क्या कर दी गई, समाप्त। याद रखेंगे कब शुरू की गई थी, 1919 में। ठीक, द्वैत शासन व्यवस्था जब भी पूछा जाएगा कि 19 प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था कब शुरू की गई थी, 1919 में शुरू की गई थी, और समाप्त कब हुई, 1935 में समाप्त की गई। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो प्रांतों में जो द्वैत शासन व्यवस्था थी वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ जो केंद्र में शुभारंभ कर दिया गया, किसका शुभारंभ, द्वैत शासन व्यवस्था का। एक तरफ ब्रिटिश सरकार ने प्रांतों में तो समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में जो है द्वैत शासन प्रणाली का क्या कर दी, शुरुआत कर दी। केंद्रों में जैसे कि हमने बताया कि प्रांतों में दो विषय में बांटे गए, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। उसी तरीके से प्रांतों में समाप्त करके अब ये जो हस्तांतरित और आरक्षित विषय थे, ये अब कहाँ बांट दिए गए, ये केंद्र में। तो केंद्र में भी दो विषय बनाए गए, हस्तांतरित और दूसरा हमारा आरक्षित। ठीक जैसे हमारा प्रांतों में था, वैसी व्यवस्था कहाँ कर दी गई, केंद्र में कर दी गई। अर्थात इसका मतलब है कि स्थानांतरित विषय, अर्थात जो हमारे जरूरी विषय नहीं है, उन्हें किसे दे दिया गया, उन्हें दे दिया गया जो हमारी द्विसदनी व्यवस्था, जो हमारी शासन प्रणाली थी, जो हमारे सरकार थी, वो चलाएगी। अर्थात उस पर मंत्री जो है अपने हिसाब से नियम बना सकेंगे। और दूसरी जो हमारा आरक्षित विषय थी, उस पर जो है किसकी शक्ति रहेगी, किसका नियंत्रण रहेगा, उस पर जो है गवर्नर का या जो हमारे वायसराय है उसका नियंत्रण रहेगा। तो हस्तांतरित में जो नियम जरूरी नहीं थे, जो हमारे विषय जो है वो जरूरी नहीं थे, उसमें रखा गया हस्तांतरित विषय के। जैसे हमने बताया था स्वास्थ्य शिक्षा, जो हमारा जैसे हमारा स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, और हमारे जो कृषि हो गई, ये सारे विषय स्थानांतरित में। और जो आरक्षित विषय जिसमें पुलिस, जेल, ये सारी चीजें जो है वो किसमें रख दी गई, आरक्षित विषय में। सेम वही प्रावधान जो प्रांतों में किया गया था, वो कहाँ कर दिया गया, केंद्र के लिए कर दिया गया। ठीक है, लेकिन विरोध के कारण जो है ये व्यवस्था भी जो है वो कभी लागू नहीं हो सकी। ठीक है, ये व्यवस्था भी कभी जो है लागू नहीं हो सकी। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है विरोध के कारण, क्योंकि उस समय भारतीय जो थे वो पूरी तरीके से आजादी चाहते थे, इसलिए ये व्यवस्था जो है वो कभी भी लागू नहीं हो सकी। इसी अधिनियम के तहत जैसा कि हमने देखा था कि 1919 में द्विसदनी व्यवस्था का आरंभ किया गया था केंद्र में। 1919 में क्या किया गया था, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था। केंद्र में कौन सी व्यवस्था, द्विसदनी, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरीके से 1935 में 6 राज्यों में, कितने राज्यों में, 6 राज्यों में कौन सी व्यवस्था आरंभ की गई, द्विसदनी व्यवस्था। द्विसदनी का मतलब जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा थी, वैसे अब राज्यों में क्या होगी, राज्यों में होगी विधान परिषद। जैसे कि वर्तमान में यूपी में है विधान परिषद और विधानसभा, वैसे ही उस समय भी दो होगी, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, तो ये द्विसदनी व्यवस्था कहाँ आरंभ की गई, द्विसदनी व्यवस्था केंद्र में आरंभ की गई। ये यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किन किन राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था आरंभ की गई, तो इसको याद कर लेंगे। 6 राज्य कौन कौन से थे, 6 राज्य में एक था हमारा बंगाल, बम्बई, मद्रास, उसके बाद हमारा संयुक्त प्रांत है, वर्तमान का जो यूपी है, बिहार और हमारा असम। इन 6 प्रांतों में जो है द्विसदनी व्यवस्था का आरंभ किया गया, अर्थात यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा की व्यवस्था की गई। ठीक, इसके बाद जो हम अब तक देखते आ रहे हैं 1909 से, जो पृथक निर्वाचन की बात, 1909 से हम क्या देखते आ रहे हैं, पृथक निर्वाचन। 1909 में हमने देखा मुस्लिमों के लिए, 1909 में हमने क्या देखा था, 1909 में हमने देखा मुस्लिम के लिए। फिर 1919 में हमने किसके लिए देखा, जो हमारे सिख थे, जो ईसाई लोग थे, इसी के साथ साथ जो आंग्ल भारतीय थे और जो हमारे यूरोपीय थे, उनके लिए पृथक निर्वाचन आरंभ की गई।
और जो हमारा 1935 का नियम था, इसमें इस व्यवस्था को और भी अधिक बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है कि जो दलित थे, जैसे कि इसके पहले जो है, जो अंबेडकर जी थे, उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया था, तो इसीलिए जो है दलित जो थे, उनके लिए भी जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ना अपनाकर क्या क्या कर दिया गया, उनके लिए जो सीटें थी वो आरक्षित कर दी गई। पृथक निर्वाचन का मतलब था कि अगर मुस्लिम को जो वोट है, अगर कोई मुस्लिम को वोट देने का अधिकार केवल किसको होगा, मुस्लिम को होगा। अगर कोई मुस्लिम साथी है तो उसे वोट केवल कौन दे सकता है, मुस्लिम दे सकता है। अगर कोई सिख है उसे वोट केवल सिख दे सकता है। आंग्ल जो है उसे केवल आंग्ल ही उसका चुनाव कर सकता है। तो अंबेडकर जी जो है वो चाहते थे कि दलितों का चुनाव कौन करे, केवल दलित करे। लेकिन जो है हम जानते हैं कि जो सांप्रदायिक अवार्ड हुआ, जिसमें गांधी जी ने जो है अनशन किया, कि जब अंबेडकर जी ने ये मांग रखी, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने ये मांग रखी कि जैसे मुस्लिम सिख ईसाई इनके लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है, उसी तरीके से दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। और इस बात से जो गांधी जी थे, उन्होंने अनशन किया। गांधी जी ने क्या किया, अनशन किया। और अनशन के बाद जरबदा जेल में जब उनकी जो हालत है वो बहुत ही बिगड़ गई, तो कांग्रेस और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। कांग्रेस और जो हमारे अंबेडकर थे, गांधी जी की तरफ से कौन थे, कांग्रेस और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम कहते हैं पूना पैक्ट या पूना समझौता। इस आधार पर अंबेडकर जी ये मानने के लिए तैयार हो गए कि ठीक है, हम जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन जो सीटें हैं वो दलितों के लिए आरक्षित कर दी जाए। अर्थात कुछ सीटें जो हैं उस पर केवल दलित ही जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो है, उसको तो बढ़ाने की बात थी, लेकिन उसको बढ़ा, जो गांधी जी के कारण जो है पृथक निर्वाचन दलितों के लिए शुरू ना किया गया, बल्कि क्या किया गया, दलितों की जो सीटें थी वो क्या कर दी गई, आरक्षित कर दी गई। ठीक है, फिर इसी अधिनियम में आगे हम लोग देखते हैं कि जो मताधिकार था, मताधिकार अर्थात मत देने का जो अधिकार था, वो 10% जनसंख्या को दे दी गई। और इसमें कुछ नियम थे कि उन्हें कुछ रूल थे कि उन्हें जो है संपत्ति में, कर में या अन्य योग्यताओं के आधार पर जो ही वो मताधिकार का अपना प्रयोग कर सकते हैं, मत का अधिकार अपना उपयोग में ला सकते हैं। ठीक, या मत देने का उनको अधिकार था। अब इसी अधिनियम में कुछ संस्थाओं या कुछ आयोगों की स्थापना की गई, उसे हम देख लेंगे कि कौन कौन से आयोग की स्थापना की गई। सन 1935, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, आरबीआई, जो कि उस समय भारत का सबसे बड़ा बैंक था और वो देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करता था। इसी के बाद जो हमारा जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, जैसे मैंने बताया कि जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, इस अधिनियम के तहत जो है उसे उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, संघीय लोक सेवा आयोग। संघीय, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदल के संघीय लोक सेवा आयोग। और साथ ही साथ प्रांतों के लिए जो है प्रांतीय सेवा आयोग, और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए जो है संयुक्त सेवा आयोग। जैसे इस समय भी संयुक्त सेवा आयोग है, इसी समय संयुक्त सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो जो हमारी केंद्रीय लोक सेवा आयोग थी उसका नाम करके संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया, और प्रांतों के लिए एक अलग सेवा आयोग, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी सेवा आयोग बनाया गया, जिसे बोलते हैं संयुक्त सेवा आयोग। इसके अतिरिक्त 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि पूरे देश का एक उच्च न्यायालय होगा, अर्थात उच्चतम न्यायालय जिसे हम बोलते हैं, जो कि हमारा एक इस समय का वर्तमान का जो उच्चतम न्यायालय है वो हमारा 1937 में, उसकी स्थापना कब की गई, 1937 में, जिसे हम कहते हैं संघीय न्यायालय। अर्थात पूरे संघ, संघ का मतलब जैसे हमने बताया कि जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या की, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, तो उसी संघ के नाम पर क्या हुआ, संघीय न्यायालय, अर्थात पूरे देश का एक न्यायालय होगा। उसकी स्थापना कब की गई, 1937 में की गई। वर्मा जो कि अंग्रेजों के नियंत्रण में था और वो भारत के अधीन आता था, इसी अधिनियम में 1935 के अधिनियम में ही वर्मा को जो है वो भारत से अलग कर दिया गया। ये सवाल एक बार पीसीएस में पूछा गया है कि वर्मा को भारत से कब अलग किया गया या किस अधिनियम के तहत अलग किया गया, तो सन 1935 के अधिनियम से। और एक उड़ीसा जो कि हमारा
बिहार के पास है, बिहार झारखंड के पास उड़ीसा, और जो हमारा पाकिस्तान का जो सिंध नदी के पास का क्षेत्र है, दो नए प्रांत बनाए गए, उड़ीसा और सिंध, दो नए प्रांतों की स्थापना की गई, उड़ीसा और सिंध। और एक रेलवे प्राधिकरण भी बनाया गया, जो भारतीय रेलवे, इस समय तक जो रेलवे थी उसका भी कार्य संचालन बढ़ गया था, इसलिए उसके लिए एक अलग से प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसे हम बोलते हैं भारतीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। जो ऑडिट है, ऑडिट के लिए, एक लेखा परीक्षा के लिए एक महालेखा परीक्षा की भी नियुक्ति की गई, महालेखा परीक्षा, जिसे हम बोलते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी भी नियुक्ति की गई। तो ये सारी चीजें कहाँ की गई? 1935 की अधिनियम में। और हम देखते हैं कि आज के संविधान में हमें काफी चीजें देखने को मिलती है, जैसे महालेखा परीक्षा, भारतीय रेलवे प्राधिकरण, उड़ीसा और सिंध तो है ही, 1935 वर्मा से अलग हो गया था। और जो हमारा आरबीआई है, ये भी है, लोक सेवा आयोग, ये हमें हूबहू जो है उसमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे वर्तमान के संविधान में देखने को मिलती हैं। तो इसलिए इस लिहाज से जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है वो बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके बाद जो अंतिम अधिनियम आता है वो आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के द्वारा भारत जो है स्वतंत्र होता है सन 1947 में। जब भारत स्वतंत्र होता है तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया, जिसे बोलते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए क्या होता है कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट इटली थे, क्लीमेंट इटली, हमने बताया था क्लीमेंट इटली कहाँ थे, किस लिए फेमस थे, कमेंट में बताइए। क्लीमेंट इटली की बात हमने की थी, इसी क्लास में की थी, क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि भारत को वो आजाद कर देंगे। कब तक आजाद कर देंगे? 30 जून 1947 तक। भारत आज जो हमारा 15 अगस्त 1947 को हम आजादी का दिवस मनाते हैं, वो हमारा कब होता? 30 जून 1947 को होता। लेकिन जो हम मुस्लिम लीग ने, उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके कारण से हम जो है, जो हमारी आजादी थी उसमें देरी होती है। तो क्या था, क्लीमेंट इटली ने कहा कि हम 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि भारत को 30 जून 1947 तक क्या कर दिया जाएगा, उसको पूर्णतः आजाद कर दिया जाएगा, अर्थात ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा, और जो सत्ता है वो भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी, भारतीयों को सौंप दी जाएगी। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया तो ब्रिटिश सरकार ने फिर 3 जून, मुस्लिम लीग क्या करती है, इसका विरोध करती है। मुस्लिम लीग, इतिहास में हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो एक दूसरे राष्ट्र चाहती है, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहती है, जैसे पाकिस्तान। तो इसलिए मुस्लिम जो है वो इस जो क्लेमेंट एटली की घोषणा थी उसका विरोध करती है। और इसके बाद 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार जो है एक योजना बनाती है, जिसे हम बोलते हैं माउंट बेटन योजना, पेश करती है, या हम कहें कि माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन को ये आदेश देती है कि जो है विभाजन के लिए एक ऐसी योजना पेश करे जिससे भारत को आजाद किया जा सके। तो माउंट बेटन जो है वो 3 जून 1947 को एक योजना पेश करते हैं, जिसे हम बोलते हैं माउंट बेटन योजना। तो माउंट बेटन कौन थे? उस समय के वायसराय थे, लॉर्ड माउंट बेटन। तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना पेश की जाती है, और इस योजना के अनुसार जो है दो देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। तो कौन सी योजना? माउंट बेटन योजना। तो माउंट बेटन योजना के अनुसार भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक हमारा बना भारत और दूसरा बना पाकिस्तान। तो ये हमारी कौन सी? माउंट बेटन योजना। और इस पर जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो है वो सहमत हो जाती है। ठीक। अब जो हमारा ये स्वतंत्रता अधिनियम है, इसकी विशेषताओं को अगर देखें तो इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें थी। सबसे पहली बात तो हमने ये बताया कि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाता है? एक स्वतंत्र राष्ट्र हो जाता है। भारत जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र हो जाता है और संप्रभु राष्ट्र। स्वतंत्र और संप्रभु का मतलब है कि भारत जो है वो, उस पर ब्रिटिश शासन का जो है वो
समाप्त हो गया। और संप्रभु का मतलब है कि अब भारत जो है वो अपने फैसले जो है स्वयं बनाएगा, वो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं होगा। साथ ही साथ 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो एक डोमिनियन स्टेट है। कौन सा स्टेट है? डोमिनियन स्टेट। 15 अगस्त 1947 से लेके 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक भारत क्या रहता है? डोमिनियन स्टेट रहता है। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि भारत जो है ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत जो है एक देश है। ब्रिटिश सम्राट किसके अंतर्गत? ब्रिटिश सम्राट। जैसा कि किसी भी देश में क्या होगा, एक राजा होता है या राष्ट्रपति होता है, वैसे ही भारत आजाद तो हो गया, लेकिन भारत में जो है प्रधानमंत्री हैं। अर्थात प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट प्रधानमंत्री JN नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन भारत का कोई भी राजा उस समय निर्वाचित नहीं हुआ था। इसलिए 1947 से लेकर 1950 तक भारत का राजा कौन होगा? जो ब्रिटेन का राजा होगा। जो ब्रिटेन का राजा है वही कौन होगा? भारत का राजा होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है? भारत की स्थिति उस समय क्या थी? एक डोमिनियन स्टेट की स्थिति थी। और जब 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत जो है रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। और उस समय भारत को एक राष्ट्रपति मिलता है। भारत के पहले राष्ट्रपति जो निर्वाचित होते हैं, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो 1950 से जो डोमिनेट स्टेटस है भारत का, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो 1947 से 1950 तक भारत क्या रहता है? एक डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र रहता है। ठीक। और 1950 के बाद वो क्या हो जाता है? पूरी तरीके से रिपब्लिक कंट्री हो जाती है। इसके बाद दूसरी विशेषता क्या थी? कि जो वायसराय का पद था, वायसराय का पद था, वो क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। और अब जो है भारत जो है डोमिनियन राज्य के रूप में किसके अंतर्गत करेगा? गवर्नर जनरल के अंतर्गत कार्य करेगा। गवर्नर जनरल जो है ये ब्रिटेन के सम्राट का क्या होगा? प्रतिनिधि होगा। ये क्या है? जो ब्रिटेन का राजा है उसका क्या है? ये प्रतिनिधि है। ठीक है। वायसराय और गवर्नर जनरल, इसमें अगर हम समझें कि ये क्या है, तो देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए 1773 में क्या था? 1773 में था बंगाल का गवर्नर जो होता है, जो बंगाल का गवर्नर होता है, एक मिनट, 1773 में, अरे यार, 1773 में जो बंगाल का गवर्नर होता है उसे बना दिया जाता है गवर्नर जनरल। जी जी। देखिए गवर्नर का सीधे से मतलब जो वर्तमान में जैसे हमारे राज्यपाल हैं, जैसे जो हमारे राज्यपाल हैं गवर्नर वर्तमान में, उसी तरीके से उस समय भी गवर्नर हुआ करते थे। 1973 से पहले क्या था कि हर प्रांत के, प्रत्येक प्रांत के जो है अपने अलग अलग गवर्नर थे, अलग अलग गवर्नर थे, राज्यपाल थे। तो सारी शक्तियां किसके हाथ में थी? गवर्नर के हाथ में थी। लेकिन 1973 में जो बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया? सर्वोच्च शक्ति दे दी गई, अर्थात उसे सभी गवर्नरों में प्रमुख बना दिया गया, सभी गवर्नरों का प्रमुख बना दिया गया। इसलिए 1973 में बंगाल के गवर्नर को हम बोलते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल बोलते हैं। और हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल, जब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बाद में इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है इसे? भारत का गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बाद में इसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। कमेंट में आप लोग बताइए कि इसे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया जाता है, किस अधिनियम के तहत बनाया जाता है। तो जब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, इसका मतलब है कि अब जो पूरे भारत का जो प्रमुख है वो कौन होगा? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की स्थिति हम आज के राष्ट्रपति के जैसे समझ सकते हैं। तो जैसे आज का जो राष्ट्रपति है वो क्या है? उस समय का गवर्नर जनरल, अर्थात भारत का जो सर्वोच्च सर्वे सर्वा होगा वो कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। ठीक। तो इसे कब बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल? भारत का जो गवर्नर जनरल है वो 1833 के अधिनियम में बनाया गया। और भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कल की क्लास में हमने भी बताया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक। इसके बाद क्या होता है कि जब 1857 का विद्रोह होता है, तो 1858 में जो ब्रिटेन है वो भारत का पूरा शासन जो है वो अपने हाथ में स्वयं लेता है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके शासन को समाप्त कर देती है। तो इसके पहले किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो जीजी था, गवर्नर जनरल था, वो किसके अंतर्गत आता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 से पहले
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत पे, इसलिए उसका जो प्रमुख होता था पूरे राष्ट्र का वो होता जीजी होता था। लेकिन 1858 के बाद चूंकि जो ब्रिटेन सम्राट है या ब्रिटेन की जो राजशाही है वो अपना नियंत्रण ले लेती है भारत पे, इसलिए अब जो भारत का राजा हो गया, वो जो भारत का राजा हो गया वो कौन हो गया, जो ब्रिटेन का सम्राट है। ब्रिटेन का जो सम्राट है वो भारत का राजा हो गया। इसलिए जो सम्राट है वो अब अपने प्रतिनिधि को भारत पर शासन करने के लिए भेजता है, जिसे हम बोलते हैं वायसराय। तो वायसराय का सीधा सा मतलब जो है वो क्या है, सम्राट का प्रतिनिधि। इसे हम क्या बोल सकते हैं, सम्राट का प्रतिनिधि। काम इसके सारे वही है जो गवर्नर जनरल वाले हैं, लेकिन अब इसका नाम वायसराय कर दिया गया, क्योंकि अब ये किसके रूप में कार्य करता है, एक सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में। क्योंकि अब जनरल कौन है, अब जो जनरल है वो कौन है, वो सम्राट है। जनरल का जो वास्तविक शक्ति है वो किसके पास है, सम्राट के पास है। इसलिए अब कौन है, वायसराय, जो कि सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और हम देखते हैं कि 1858 से लेके 1947 तक वायसराय का पद चलता है। और जब भारत आजाद होता है, हम देखते हैं कि 1947 में जो अंतिम वायसराय थे, अंतिम वायसराय, यहाँ पे हमने वायसराय जब 1858 बनाया जाता है तो वायसराय कौन थे पहले, 1858 में जो भारत के पहले वायसराय बने थे, जो पहले वायसराय बने थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम वायसराय जब भारत आजाद होता है तो उससे पहले जो हमारे वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंट बेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंट बेटन। और यही जो है, जब भारत हमारा आजाद हो जाता है, भारत हमारा क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है, तो ये स्वतंत्र भारत के राजा हो जाते हैं। अर्थात स्वतंत्र भारत की सर्वोच्च शक्ति अब किसके हाथ में हो जाती है, जो भारत का वायसराय, सॉरी वायसराय, जो कि अब क्या बन चुका है, जनरल बन चुका है, गवर्नर जनरल बन चुका है, जीजी बन चुका है फिर से। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वो कौन बनते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन। तो यही अंतिम वायसराय भी होते हैं। जब हमारा 1947 में भारत आजाद होता है उसके पहले जो अंतिम वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंट बेटन। और लॉर्ड माउंट बेटन जो है माउंट बेटन योजना पेश करते हैं, जिसके बाद भारत आजाद होता है। और आजाद होने के बाद चूंकि भारत एक डोमिनियन स्टेट है, इसलिए राजा का शासन हो जाएगा, और उसके प्रतिनिधि के रूप में अब कौन शासन करता है, गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया जाता है। और वो गवर्नर जनरल कौन होते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन। और लॉर्ड माउंट बेटन जो है वो अब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन क्या होते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। और ये गवर्नर जनरल 1948 तक रहते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन। और उसके बाद 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी, 21 जून 1948, 1948 को जो भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हैं, सी राजगोपालाचारी, फिर इनको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र जो जीजी हैं, जो गवर्नर जनरल हैं, वो कौन होते हैं, सी राजगोपालाचारी। ठीक है। और इसके बाद 1950 में हम जानते ही हैं कि भारत जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री हो जाती है, और फिर इसको एक राष्ट्रपति मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो जाता है। फिर उसमें ये भी नियम होते हैं कि भारत जो है वो अपना संविधान बना सकता है, और वो चाहे तो ब्रिटिश सरकार के संविधान को सीधे ग्रहण कर सकता है या उसे निरस्त भी कर सकता है। और ब्रिटिश सरकार की जो भी नियुक्तियां हैं, जो भी नियम कायदे कानून है, उसको क्या कर सकता है, वो समाप्त कर सकता है या बदल सकता है। तो ये था हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1935। ठीक। अब यहाँ पे एक बात और यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम लोगों ने जब इसमें देखा था, इसमें हम लोगों ने जो एक्ट पढ़े, अधिनियम पढ़े, हमने क्या पढ़ा कि जो ताज का शासन था, सॉरी जब कंपनी का शासन था, तो उसके पहले क्या होता था, पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब है कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो नियम बनाए गए उसी को हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे 1981 में क्या कर दिया गया, संशोधन किया गया। और जब संशोधन किया गया तो इसे हमने बोला संशोधन अधिनियम। क्या बोल दिया, संशोधन अधिनियम। ठीक। इसके बाद जब 1984 में पिट्स इंडिया एक्ट बना, तो चूंकि उस समय के जो हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उस समय के जो हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर ही पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। और किसके नाम पर, विलियम पिट द यंगर, विलियम पिट द यंगर, उस समय के ये ब्रिटेन के
प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पे 1784 में एक एक्ट लाया गया जो कि कंपनी को चलाने के लिए था, इसलिए इसको हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये जो सारे एक्ट थे, कानून थे, ये कंपनी को चलाने के लिए थे, ये इसलिए ये क्या थे, कानून थे। ठीक। फिर 1793 में चार्टर कानून, चार्टर कानून का मतलब कि 20 साल के लिए उन्हें अधिकार दे दिया गया कि वो व्यापार करेंगे। फिर 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, फिर चार्टर कानून, और 20-20 साल के लिए उन्हें व्यापार का अधिकार दे दिया गया। तो ये हमारे चार कौन से होते हैं, चार्टर कानून हैं। तो सारे एक, बस उसके नाम जो है वो बदल गए हैं उनकी स्थिति के अनुसार। फिर जब ताज का शासन आता है 1858 में 1947 तक, तब 1858 में भारत सरकार जो है वो भारत पर शासन करने के लिए एक अधिनियम बनाती है जिसे बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। फिर उनकी जो काउंसिल रहती है उसके नियम कायदे में संशोधन करती है, उसमें सुधार करने हेतु कुछ अधिनियम लाती है, जिसे 1861 का परिषद अधिनियम, 1892 का परिषद अधिनियम और 1909 का परिषद अधिनियम। अर्थात जो उसकी काउंसिल है उसके जो क्रियाएं हैं, उसकी जो कार्यकलाप है, उनको सही ढंग से चलाने के लिए जो है 3 परिषद अधिनियम लाए जाते हैं, 1861, 1892 और 1909। ठीक है। तो परिषद अधिनियम क्या है, काउंसिल को रेगुलेट करने के लिए जो अधिनियम लाए गए हैं वो हमारे परिषद अधिनियम। और फिर से 1909 में जो है क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। जैसे कि हमने बताया 1919 में क्या करती है सरकार, ब्रिटिश सरकार क्या चाहती है कि क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 1919 का भारत शासन अधिनियम। और इसी के बाद हमारा आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। और 1937 में बताया है कि ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए लागू किया गया, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता। ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि सबके नाम क्यों अलग अलग है। ठीक। बस उनकी परिस्थिति के अनुसार उनके नाम रख दिए गए हैं, बाकी काम सबका क्या था, भारत के शासन को सुचारू रूप से चलाना। ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, पॉलिटी में हम लोग पढ़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।